अगला इम्पोर्टेंट अपना चैप्टर है राजस्थान में कृषि। इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान में कृषि का विकास किस तरह से हुआ है या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या महत्व है। तो इसमें से भी जो है दो क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आने हैं। तो मैंने इसमें अभी ये वाला जो चैप्टर है इसमें लिया है राजस्थान में कृषि का क्या महत्व है, और दूसरा कि राजस्थान में जो कृषि की नवीन व्यूह रचना है उसमें क्या कौन कौन से कार्य किए गए हैं। तो राजस्थान में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से शुद्ध घरेलू उत्पादन का लगभग 25% भाग प्राप्त होता है और राज्य की लगभग 62% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन से अपना जीविकोपार्जन करती है। अब लेते हैं राजस्थान का कृषि का महत्व। तो राज्य का सकल घरेलू जो जीडीपी है उसका ये प्रमुख स्रोत है। दूसरा है राज्य की जो जनसंख्या है, करीब 62% जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं पर निर्भर करती है, उससे अपना जीविकोपार्जन करती है। रोजगार का आधार, तो जैसे कि दोनों चीज़ों से क्लियर हो गया आपको कि राजस्थान में कृषि जो है वो अभी भी सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ से लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। औद्योगिक कच्चे माल का स्रोत, जो विभिन्न उद्योग हैं जैसे कि चीनी उद्योग है, या जैसे कि कपास उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या जैसे राजस्थान में हम लें तो जैसे तिलहन से जो ऑयल जो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका जो मुख्य जो कच्चा माल है वो उद्योगों से मिलता है। अगला लेते हैं कि राज्य सरकार, तो राज्य सरकार को भी कृषि से विभिन्न प्रकार से कई प्रकार की आय प्राप्त होती है। खाद्यान्नों की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता वेरी मच क्लियर है। परिवहन, व्यापार एवं संचार का आधार, तो कृषि जो है वो उसके बहुत सारे जो है वो चीज़ों को हम लाने ले जाने के लिए, जैसे जो तैयार प्रोडक्शन है उसको ले जाने के लिए, या विभिन्न जो है खाद बीज वगैरह लाने के लिए परिवहन और का विकास होता है, संचार के साधनों का विकास होता है, और इन सारी चीज़ों की ट्रेडिंग से जो व्यापार होता है उससे ये इन तीनों चीज़ों का कृषि राजस्थान में प्रमुख आधार है। उद्योगों का जो विकास है वो कृषि की जो विभिन्न प्रकार की डिमांड है या कृषि में जो उत्पादन होता है उससे विभिन्न प्रकार के उद्योग जो है उनको उनका विकास होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व, तो सामाजिक महत्व तो आप समझते हैं कि समाज जो है वो कृषि में परिवार एक साथ काम करता है, जुट के रहता है, तो आपस में भाईचारे की भावना रहती है और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जो है वो तभी अच्छी तरह से चल पाती हैं जबकि हमारा कृषि क्षेत्र है वो पूरी तरह से सक्षम हो, उनको पूरा सपोर्ट करे। दूसरा राजनीतिक महत्व, तो जैसे आप देख रहे हैं कि कृषि को लेकर कितनी राजनीति होती है, कितने हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नेता हैं वो कृषक हैं, और कैसे वो कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं को लेकर जो अपनी राजनीति चलाते हैं। तो इन दोनों जो पॉइंट हैं उनमें भी कृषि और उसके क्षेत्र का महत्व है। बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र, तो बैंकिंग जो है जैसे जैसे कृषि में समृद्धता बढ़ेगी, कृषि में प्रोडक्शन बढ़ेगा, कृषि में विभिन्न प्रकार के इनपुट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो और जैसे कृषकों की आय बढ़ेगी या कृषकों को विभिन्न प्रकार की जो मदद दी जाती है बैंकों के द्वारा, उससे बैंकिंग क्षेत्र का विकास होना बिल्कुल अवश्यंभावी है, विकास होता है। और बीमा क्षेत्र जिसमें कि कृषि में विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताएं हैं, मनुष्य के जीवन की विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताएं हैं, इनको जो है वो सम्मिलित करने के लिए, इनको लेने के लिए भी हम जो है बीमा क्षेत्र का विकास होता है। आगे लेते हैं हम कृषि की जो नवीन व्यूह रचना है, या जो ये नवीन व्यूह रचना क्या है, जो हरित क्रांति हुई थी 66-67 से, जबकि हमने देखा था कि जब तक हमारा भारत सरकार ने ये महसूस किया कि जब तक कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से विकास नहीं किया जाता तब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर खाद्यान्नों में हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या का जो है व्यवसाय जो है कृषि है। इसलिए सरकार ने सोचा कि किसी न किसी भी तरह से कृषि क्षेत्र को आगे तेज़ी से डेवलप करना है, तभी जाकर जो है देश हमारा
जो डेवलप हो सकेगा, सर्वाइव कर सकेगा। तो इसलिए कृषि क्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए जिससे कि कृषि क्षेत्र के लोगों को रोज़गार बढ़े और कृषि में हम खाद्यान्नों हैं और विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं उनमें आत्मनिर्भर बन सकें। तो कृषि की नवीन व्यूहरचना को हरित क्रांति भी नाम दिया गया है। इसका प्रारंभ वर्ष 1966-67 से माना जाता है। इसमें निम्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए जा रहे हैं। उन्नत बीज यानी कि जो बीज है वो नए यानी ज़्यादा पैदावार देने वाले, कम समय में तैयार होने वाले तैयार किए जाएं। इसके लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम और 1969 में राज्य फार्म निगम की स्थापना की गई। ये दोनों ही जो प्रकार के निगम हैं अपने क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। बीज निगम विभिन्न प्रकार के बीजों का सर्टिफिकेशन करता है और फार्म जो है वो विभिन्न प्रकार के जो है जो प्रयोग हैं कृषि में किए जाते हैं, बीज से डेवलपमेंट हैं और दूसरी चीज़ों का टेस्ट है, उसके लिए राज्य सरकार ने अपने बड़े बड़े फार्म जो है बनाए और उनमें ये कार्य किया। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पहले जो है हमारे यहाँ केवल जो है वो खाद जो होते हैं, जो उर्वरक होते हैं जो फसल बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उनमें बहुत कमी थी। तो बहुत सारे जो रासायनिक उर्वरकों की फैक्ट्रियाँ लगाई गई, उनकी व्यवस्था की गई, विदेशों से मंगाए गए जिससे कि जो है फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो। बहुफसल कार्यक्रम, बहुफसल मतलब यानी कि सिंचित क्षेत्र में 3-3, 4-4 फसलें लेना। जैसे कि आप देखते हैं कि हम जो है सब्जियां उगा रहे हैं या 2 फसल तो ज़्यादातर सिंचित क्षेत्र में हर कोई लेता है, इससे 3 और 4 फसलें भी ली जाएं तो बहुफसल कार्यक्रम अपनाए गए। लघु सिंचाई योजनाएं, पहले बड़े बड़े बांध बना के उनसे नहरें निकाली जाती। अब 66-67 के बाद में ये ध्यान दिया गया कि छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं, एनीकट्स वगैरह बनाई जाएं जिससे कि वाटर लेवल भी ऊंचा उठे और जो है कृषक अपने जो ग्राम लेवल पर ही अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर सके। पौध संरक्षण, ये वेरी मच क्लियर है। सघन कृषि कार्यक्रम यानी कि बहुत जो है सारी फसलों को एक साथ पैदा किया जाना और इसके लिए ज़रूरी है कि रासायनिक पदार्थ रासायनिक उर्वरक हों और दूसरे अच्छे जो विकसित बीज हों या नए प्रकार के डेवलप्ड बीज हो जब ही ये संभव है। कृषि वित्त की सुविधाएं, तो जो हमारे यहाँ पर कृषि वित्त बहुत महंगा है और दूसरा कृषि में अनिश्चितता की वजह से कोई इसको ऋण देना नहीं चाहता है कृषकों को। तो इसके लिए सरकार ने जो है व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बैंकों को जो है कॉमर्स वो नेशनलाइजेशन किया या राष्ट्रीयकरण किया और इसके अलावा 1982 में नाबार्ड की स्थापना भी की गई जो कि जो है कृषि के लिए विशेष रूप से वित्त प्रदान करने वाली एजेंसी का कार्य करती रही। आगे लेते हैं हम कृषि सेवा केंद्रों यानी कि कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की आवश्यक सुविधाएं हैं, विभिन्न प्रकार के इनपुट्स हैं, खाद बीज पदार्थ है, इनके लिए से जो है एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर बनाए गए और इनसे जो है कृषक अपनी समस्याएं रख कर या कृषकों को सारी चीज़ें उनके लेवल पर ही मिलने लगी। उनका बीज किस्म की बीजों का प्रयोग वेरी मच क्लियर है। कृषि विपणन वाला ये भी बहुत बड़ा बात है, यानी कि कृषक जो है उसकी जब फसल आती है तो उसको बेचने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको सामान्यतः उसका उत्पादन कम रेट पर ले लिया जाता है, तो इससे कृषक जो है वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, इतनी मेहनत जो करता है वो पानी में फिर जाती है। तो इसके लिए सरकार ने जो है कृषि के विपणन के लिए मंडियाँ बनाई, मंडियों से और गाँवों के लिए अप्रोच रोड बनाई जिससे कि लोग अपना माल जो है वो मंडियों में ले जाके बेच सकें। वेयर हाउस का निर्माण किया जिससे कि लोग अपनी फसलों को वेयर हाउस में रख सकें और जब अच्छा भाव आए तो बेच सकें, या फिर जो है इसके लिए जो है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था की गई जिसमें कि सरकार जो है एक निर्धारित कीमत पर कृषकों से फसल खरीद लेती है और इस तरह कृषक जो है उसको अच्छी जो है वो अपना माल बेचने की सुविधा का ध्यान दिया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम यानी कि जो जिसमें चकबंदी एक प्रमुख है, जो अपने छोटे छोटे जो भूमि के टुकड़े हैं उनको एक जगह करना या जो है मेड़बंदी करवाना, या फिर अगर किसी प्रकार के रासायनिक तत्व की उसमें कमी है तो उस प्रकार का उर्वरक दिया जाना, या जो
उसके जो होल्डिंग से संबंधित जो सुधार हैं कि भाई जो है वो कृषि लेबर की तरह कार्य कर रहा है जबकि वो कृषि का मालिक है, तो इस तरह के जो कार्य हैं वो भी किए गए। भू संरक्षण यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कटाव है, बाढ़ है, पानी का कटाव है या रेत का कटाव है, इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार से जो भूमि बर्बाद हो रही है उसको सुधारने का, उसको रोकने के प्रोग्राम किए गए। पोषक मूल्य, यह भी मैंने आपको बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि जो है कृषकों के लिए एक आवश्यक गारंटी देता है कि इस रेट पर से कम इसके फसल के मूल्य नहीं होंगे, इस रेट से, निर्धारित रेट से कम पर फसल नहीं बेची जाएगी, और अगर इससे कम रेट बाज़ार में चलती है तो कृषक जो है अपना वो फसल है वो सरकार को बेच सकता है। तो इससे जो है कृषकों को एक तरह के जो भावों की गारंटी हो गई। अगला है कमज़ोर वर्गों के लिए विशिष्ट परियोजनाएं बनाएगी, जो कि मैंने इसमें लिखा है लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक विकास एजेंसी और एकीकृत सूखा भूमि कृषि विकास निगम बनाएंगे, जिससे कि जो हमारे कृषि में जो छोटे किसान हैं या जो कृषि में हमारे श्रमिक हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई। अगला है शुष्क खेती, यानी कि इस तरह के जो है बीज डेवलप किए गए, इस तरह की सिंचाई जो है सुविधाएं या परियोजनाएं या टेक्निक्स लाई गई, इरिगेशन टेक्निक्स लाई गई, जिससे कि कम पानी में भी जो है फसलें तैयार हो सकती हैं, और इस तरह के बीज डेवलप किए गए, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहा। अगला है फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना से मतलब अगर फसल जैसे हमारी या तो सूखा पड़ने की वजह से या अतिवृष्टि से या फिर एंड टाइम पर बहुत बारिश आ जाए तो इससे फसलें ख़राब हो जाती हैं, जैसे पाला पड़ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, तो ये इनकी संभावनाओं से कृषक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो इन चीज़ों के की रिस्क को कवर करने के लिए सरकार ने कृषि बीमा योजना लागू की। इसके लिए सरकार ने खुद अपने स्तर पर जो है निगम बनाया और इसके अलावा कई प्रकार की सहायताएं देकर जो हमारे कृषक है उनके लिए सुविधाएं प्रदान की। गैर कृषि उद्योग, यानी कि जब हमारा कृषक है वो काफ़ी टाइम जो है वर्ष में फ्री रहता है, जबकि उसके पास कृषि का कोई कार्य नहीं होता है, तो ऐसे समय उसको ऐसे सहायक जो कार्य उपलब्ध कराए गए, लघु और कुटीर उद्योग उपलब्ध कराए गए, जिससे कि वो उसका जो आइडियल टाइम है उसमें भी वो कुछ कमाई कर सके। अगला है इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसमें जो है इसके द्वारा भी जो है खाद्यान्न जो है उसमें पूर्ण आत्मनिर्भरता करने के विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए, जिससे कृषि का बहुत डेवलपमेंट हुआ। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो क्लियर है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को अपनी योजनाओं में कृषि विकास की योजनाएं बनाना था, और इसके लिए जो केंद्र है वो 100% मदद उनको देता था, और सरकार ने इसके लिए शुरू में 25,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए राज्यों के लिए, और बाद में से 11वीं योजना में 25,000 करोड़ रुपए तय किए थे। बाद में इसमें समय समय पर वृद्धि की गई, और केंद्र सरकार का ये ध्येय था कि ये योजनाएं इस प्रकार की बने कि कम से कम जो कृषक है अपनी आय में 4% वृद्धि तो करे ही करे, जिससे कि वो धीरे धीरे जो है वो इंडिपेंडेंट जो है कृषक बन सके, और दूसरी जो है उसको एक तरह की अपने जीविकोपार्जन की सुरक्षा मिल सके। अगला है एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम, ये 2014-15 से शुरू किया गया है। तो ये भी जो है वो जैसे कि भी जो कृषक है उसके पास ज़मीन है, उसमें किसी तरह की बागवानी फसल लगा सके, जैसे पपीते लगा सके, विभिन्न प्रकार के जो फल हैं उनकी जो है कृषि कर सके, जिससे कि उसको एक एडिशनल रोज़गार मिल जाए। तो ये देखा आपने कि ये जो पॉइंट है हमने आपको जो डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन इस पर बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये पूरा हुआ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।